Assalamu alaikum Khawateen और Hazrat, this is your host Ghazal Ahmed welcoming you back to your daily dose of economic updates only on Sama Money। अच्छा, ये डेली डोज में थोड़ा सा वक्फा आ गया और वक्फा इसलिए आया क्योंकि आपको पता है इलेक्शन चल रहे थे, काफ़ी पॉलिटिकल गहमा गहमी चल रही थी जो कि अभी भी कुछ खास सही नहीं हुई है। अभी तक हमें पता नहीं है कि गवर्नमेंट कब तक बन रही है, कौन सी पावर बॉडी ऐसी तश्कील हो रही है। इसी बारे में हम राय लेना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, मिस्टर शकील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप गजाल? ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर तो काफी ज्यादा सियासी गहमा गहमी चल रही है और साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी काफी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं तो यही पूछना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि आपको कब तक ये गवर्नमेंट फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है और आपके ख्याल में कौन-कौन सी पार्टीज़ मिलकर ये गवर्नमेंट बनाएँगी? देखिए, ये काफी दिलचस्प सवाल है क्योंकि सियासी महाज के ऊपर अब जोड़ तोड़ का अमल जारी है। 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे, नताइज के ऊपर काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को तहफुजात थे। किसी सियासी जमात को समझ नहीं आ रही वो जीती है या हारी है। अब ब्लेम गेम का सिलसिला भी चल रहा है, साथ साथ कोलिशन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो पार्टी पोजीशन थी उसके मुताबिक इंडिपेंडेंट 101 कौमी असम्बली की नशिस्तें लेकर सरफहरिस्त थे। ज़ाहिर है पीटीआई बैक बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो जीते। और सेकंड नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी 75 सीटों के साथ, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें, और इसी तरह एमकेएम की 17 और जेयूआई की 4, और इस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब जी। अपडेट ये है जो लेटेस्ट के, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक पावर एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट मेकिंग का, वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अब जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी वो पीएमएलएन करेगी, उनका प्राइम मिनिस्टर होगा और साथ उनके कैबिनेट मेंबर्स भी होंगे। मरकज के अंदर, पंजाब के अंदर भी इसी तरह का कोई सिनेरियो होने जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी एक बड़ी जमात है। उसने ये बेशक। कहा है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे हैं या जो स्लॉट्स हैं वो लेना पसंद करेंगे। सदर मुमलिकत का ओहदा है, स्पीकर या फिर चेयरमैन सेनेट, और इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, तो उनकी ज्यादातर उस पर नजर है। लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये श्योरिटी दी है, गारंटी दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि हम आपका साथ देंगे, आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेके आएंगे और टेन्योर कोशिश करेंगे कि आपका पूरा हो और हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। और हैविंग सेड दैट, दूसरे एंड के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जाहिर जी। है उनकी बैक जो इंडिपेंडेंट से उनकी मेजोरिटी है, लेकिन उन्होंने क्लियर अनाउंस कर दिया था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमकेएम के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे गवर्नमेंट मेकिंग के हवाले से। अलबत्ता बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने कहा कि हम एक किस्म का अरेंजमेंट करेंगे जिसमें जमात इस्लामी है, मुत्तहिदा मजलिसुल वाहिदीन है, और इसके अलावा और दीगर पार्टी है जिनके साथ वो अपना अलायंस बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही मरकज के अंदर बाकी जमातों के साथ हुकूमत कायम करेंगे, और इसके लिए अब कोशिश चल रही है। आपने पूछा कि कब तक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, तो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे, 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी रिजल्ट देने हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे 29 फरवरी को। उसके बाद 1 मार्च को स्पीकर नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा, और फिर उसके बाद अगले दिन या उससे एक दिन वक्फे के बाद 2 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा और लीडर ऑफ द हाउस को इलेक्ट किया जाएगा। तो होपफुली ये प्रोसेस मार्च के बिल्कुल शुरू में ही मुकम्मल हो जाएगा, नई गवर्नमेंट इन प्लेस हो जाएगी, और उसके बाद आगे जो मसाइल हैं वो फिर देखेगी गवर्नमेंट। अच्छा, हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया है कि मोस्ट प्रोबेबली पीएमएलएन ही गवर्नमेंट बनाएगी पीपीपी और एक दो और पार्टी के साथ मिलकर। तो आप मुझे शकील भाई थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि जो भी अभी नई गवर्नमेंट आए, बेशक वो पीएमएलएन की हो, पीटीआई की हो, पीपीपी की हो, जिसकी मर्जी हो, उनको बहुत ज़्यादा टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे कंसिडरिंग कि हमारी अभी क्या सिचुएशन है, जितनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, जितना अनरेस्ट है, हमारी एक्सपोर्ट्स का हाल क्या है, हमारा करंट डेफिसिट कितना जा रहा है। तो ऐसे क्या मजीद चैलेंजेस होंगे और क्या स्टेप्स लेने चाहिए आने वाली गवर्नमेंट को? बिल्कुल गजाल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बहुत ज्यादा मुश्किल चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना होगा नई गवर्नमेंट को। किसी किस्म का हनीमून पीरियड नहीं होगा, डे वन से बेशक। फाइटिंग करना पड़ेगी इनको, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने आईएमएफ का जो करंट जो प्रोग्राम चल रहा है उसको कंप्लीट करना है। लास्ट रिव्यू रह गया है, पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की नेक्स्ट ट्रांच मिलनी है, और ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम जो है 9 माह का था, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेश लोन प्रोग्राम के लिए आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, और पाकिस्तान को ये प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और उसके उसके लिए काफी पेन टेकिंग मेजर्स लेना पड़ेंगे, जिनका आगाज अभी से कर दिया गया है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है
वो अपना होमवर्क कर रही है ताकि आने वाली गवर्नमेंट जो है उसको ज्यादा मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है आईएमएफ के साथ जो टॉक्स चल रही हैं वो बरकरार रहे। उसके लिए बिजली गैस की कीमतों में इजाफा, आगे जाके हम बात करते हैं इसके ऊपर। लेकिन आप बात कर रहे थे कि नई गवर्नमेंट के चैलेंजेस क्या होंगे, तो जी। आईएमएफ के साथ नया प्रोग्राम साइन करना है, मौजूदा प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। उसके साथ फिर फौरी तौर पर आगे नया बजट पेश करना है नए फिस्कल ईयर का 2024-25 का। और बजट पेश करना है आईएमएफ के साथ मुशावरत के साथ, क्योंकि आईएमएफ ऑन बोर्ड होगा तो ये सारा प्रोसेस आगे चलेगा, अदरवाइज काफी मुश्किल पेश आएगी। क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद कि नई गवर्नमेंट आके कोई रिलीफ देगी, लेकिन क्योंकि एक वीक किस्म का कोलेशन गवर्नमेंट होगी ये, तो रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। लेकिन आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए काफी सारे रिफॉर्म्स मैयर्स लेना पड़ेंगे, पेन टेकिंग डिसीजन लेना पड़ेंगे, और अल्टीमेटली वो मुश्किल जो है वो आम आदमी को ही फेस करना पड़ेगी। और इसके बाद टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको पता है पहले से एक सिलसिला चल रहा है, एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, वो भी रीस्ट्रक्चरिंग। नई गवर्नमेंट जो है वो आके एक डिसीजन लेगी कि उसको आगे लेके चलना है या नहीं। क्योंकि केक टेकर जो फेडरल कैबिनेट है उन्होंने एक समरी अप्रूव कर दी थी, एसआईएफसी में भी इस पर डिस्कशन हुई थी। तो एफबीआर की रिफॉर्म्स आगे लेके चलनी है टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और एफबीआर के मुख्तलिफ जो हिस्से करने हैं, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी है, उसकी जो इस्तेदाधिकार है उसको बेहतर बनाना है। अब देखना यह है कि नई गवर्नमेंट ये आगे लेके चलती है या इसको छोड़ दिया जाता है दरमियान में, क्योंकि उसके लिए आपको पता है कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। 1000 से ज्यादा रेलिवेंट टैक्स लॉज हैं, कवानीन हैं, जिनके अंदर आपको इंडीड। तरमीम करनी पड़ेगी। तो नई जी। गवर्नमेंट के लिए काफी मुश्किल ये प्रोसेस होगा। फिर साथ साथ निचकारी का प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है कि एडवांस स्टेज पे है, पीआईए की निचकारी करनी है, स्टील मिल से जी। जान छुड़ानी है, बहुत ज्यादा लॉसेस ये नेशनल जो इदारे हैं ये कौमी खजाने को पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा बिजली की तकसीम कार कंपनी है, उनका फ्यूचर क्या होगा वो भी देखना है। तो एक पूरा प्लान है प्राइवेटाइजेशन का जिसके वो आगे लेके चलना है। और उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल इस्लाहात हैं, खासतौर पर पावर सेक्टर के अंदर गर्ची कर्जा है, बिजली गैस सेक्टर के अंदर, उसको किस तरह मैनेज करना है ताकि इनको वायबल बनाया जा सके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और साथ साथ बहुत अहम चीज कि एसआईएफसी का फ्यूचर क्या होगा। नया जो सेटअप फॉर्म होने जा रहा है, जराए का कहना है, हमें उन्होंने ये बताया है कि एसआईएफसी का सेंट्रल रोल होगा उसके अंदर, सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो मिलकर आगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगी। तो एसआईएफसी फोरम का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी लेके आनी है और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है, और बाकी जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनको भी डील करना है। आपको पता है एसआईएफसी ने पिछले 6 महीनों के दौरान स्मगलिंग को रोकने के लिए भी इकदाम किए। इसके अलावा जी। डॉलर की बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान थी, डॉलर की स्मगलिंग या होर्डिंग जो लोग कर रहे थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। फिर चीनी की स्मगलिंग थी। तो एसआईएफसी का मैं देख रहा हूँ कि आगे काफी बड़ा रोल होगा सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और लिस्ट बहुत तवील है। आपने बेशक। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है। पीएमएलएन ने जो अपना मंशूर पेश किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम $40 बिलियन तक इसको लेके जाएंगे एक्सपोर्ट्स को। निगरान गवर्नमेंट का जो निगरान वजीर तजारत है उनका ये कहना था कि $100 बिलियन पॉसिबल है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अभी गिवन सिचुएशन में $30 बिलियन अराउंड जो एक्सपोर्ट्स है हमारी, लगता नहीं है कि अगले 1-2 साल में बहुत ज्यादा इसमें इजाफा होगा। तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हाँ, एक और चीज ये भी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो कोalition पार्टनर होंगे, और इसके अलावा खास तौर पर जो अपोजिशन में होगी मोस्ट प्रोबेबली पीटीआई, उनको भी ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ेगा, तब जाके ये गंभीर जो माशी मसाइल हैं वो हल होंगे। वरना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, पाकिस्तान को ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स आपको $74-75 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत है, आपको आईएमएफ के प्रोग्राम की जरूरत है, और इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट काफी ऊपर जा रहा है। तो ये सारे मसाइल हैं, आपने अपने एक्सपेंडिचर्स भी करने हैं। आपका अभी मैं कल ही रिपोर्ट किया था कि जो आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो फाकी हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम, वो बहुत स्लो पेस पे चल रहा है। 190 अरब रुपए खर्च किए हैं 7 मंथ में इस फिजिकल ईयर के, 940 अरब रुपए का उसका मजमूई तौर पे बजट है। तो एक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो भी स्लो है, ज़ाहिर है इससे फिर इकोनॉमी ओवरऑल स्लो हो जाती है, लोगों को रोजगार के मौके नहीं मिलते। तो नई गवर्नमेंट के लिए काफी ह्यूज चैलेंज है। अब देखना यह है कि जब फॉर्म गवर्नमेंट हो जाएगी होपफुली मार्च के पहले हफ्ते के अंदर ही, तो फिर आगे लेके किस तरह ये चीजें चलते हैं। गजाल। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा कि चैलेंजेस तो बड़े ज्यादा हैं। तमाम लीडरशिप को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी अपने अपने डिफरेंसेस साइड पे रख के मुल्क के मफाद के लिए एक पेज पे आना पड़ेगा ताकि हम तरक्की कर सकें। एक स्टांस लेना हम्म, पड़ेगा। तो शकील हम्म। भाई आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ की आपने बात की तो अभी रिसेंटली एक सर्कुलर डेट प्लान प्रपोज किया था पाकिस्तान ने आईएमएफ को, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये प्लान क्या था, इसकी रिजेक्शन की वजह क्या बनी, इस पूरे मामले के बारे में तो थोड़ा सा बताइएगा। तो देखिए जो पावर सेक्टर है वो पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलात पैदा कर रहा है, क्योंकि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारा जो सर्कुलर डेट या गर्ची कर्जा हो चुका है।
तो एक किस्म जी। का ये सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। तो हुकूमत पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने एक प्लान प्रपोज किया था आईएमएफ को सर्कुलर डेट में कमी लाने के लिए, और उसमें बुनियादी चीज ये थी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो कि काफी ज्यादा डिमांड भी थी उनकी कि हमें बिजली महंगी मिल रही है, सस्ती दें ताकि हम चीजें मैन्युफैक्चर करें और उसको एक्सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो। तो उनका ये कहना था, मुसल्लम मुतालबा था कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। तो जो प्लान तैयार किया गया उसके तहत मौजूदा जो 14 सेंट फी यूनिट बिजली उनको प्रोवाइड की जा रही है एक्सपोर्ट सेक्टर जी। को, उसको कम करके उसका रेट 9 सेंट फी यूनिट पे लेके आना था, और साथ-साथ 1250 अरब रुपए का जो गर्ची कर्जा है वो अदा भी करना था ताकि ये लोड कम हो। लेकिन आईएमएफ ने इस पे इतराज किया है। उनके 2 इतराज़ात हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि आप बिजली सस्ती ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जी। सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा है कि आप रिकवरी करें, चाहे वो बासर तबका है, एक्सपोर्ट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या इवन घरेलू कस्टमर हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनसे पूरी रिकवरी करें। और दूसरा ये है कि आप ये जो पेमेंट करना चाह रहे हैं, इस पे भी उनको इतराज़ात थे, तो उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिए हैं। अच्छा शकील साहब, क्या यही वजह के सुनने में आ रहा है कि गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद इज़ाफ़ा होने जा रहा है? जी, बिल्कुल, गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद इज़ाफ़ा होने जा रहा है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज ही हो रहा है और इसमें इज़ाफ़े का इम्कान है, गैस टैरिफ में इज़ाफ़े का इम्कान है, मुख़्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, जैसे प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कंज़्यूमर्स हैं, और जिनके लिए 100 से 300 रुपए फ़ी एमएमबीटीयू यानी फ़ी यूनिट इज़ाफ़े का इम्कान है। और इसके अलावा बल्क में जो कंज़्यूमर्स गैस इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 900 रुपए फ़ी एमएमबीटीयू इज़ाफ़े का इम्कान है। साथ-साथ सीएनजी सेक्टर का भी बताया जा रहा है कि 170 रुपए फ़ी एमएमबीटीयू उसमें भी इज़ाफ़े का इम्कान है। और इसका इतलाक जो है यकम फरवरी से होगा, यानी बैक डेट से होगा, और साथ-साथ एंग्रो फर्टिलाइज़र के लिए गैस कीमतों में इज़ाफ़े का इतलाक यकम मार्च से होगा। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उनकी कीमतों में इज़ाफ़े का इम्कान है, और ये आईएमएफ की बुनियादी शर्त थी कि आप गैस और बिजली सेक्टर के अंदर जो लॉसेस हैं, उनको पूरा करने के लिए जितनी जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कंज़्यूमर्स के ऊपर शिफ्ट करें और किसी किस्म का रिलीफ़ ना दें या सब्सिडी ना दें। इसके अलावा अच्छा जो शकील साहब, बिजली का इफ आई एम सेक्टर। जी, जी। बिजली की बात करने लगा था कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बिजली के पर यूनिट रेट में क्या 4.4 रुपीस का इज़ाफ़ा होने वाला है? जी, 4.4 रुपीज़ प्रपोज़ किया गया था, लेकिन आज जो नेपरा में हियरिंग हुई है, उसके नतीजे में इम्कान ये है कि 3 रुपए 28 पैसे फ़ी यूनिट बिजली टैरिफ में छमाही बुनियाद पर इज़ाफ़े का इम्कान है। और जी। इसके नतीजे में जो कंज़्यूमर्स हैं बिजली के, उनके ऊपर 85 अरब रुपए का इज़ाफ़ी बोझ आ सकता है, क्योंकि इस हवाले से भी हियरिंग हो गई है और इसका अब नोटिफ़िकेशन होगा, अप्रूवल होगी हतमी, तो उसके नतीजे में तो ये बिजली और गैस महँगी होगी आने वाले दिनों में। आज भी सेनेट की फाइनेंस कमेटी के अंदर ये इश्यू डिस्कस हुआ, वहाँ पे मेंबर्स जो थे कमेटी के, वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने सोलर सिस्टम भी लगा लिया, लेकिन जो बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। डेढ़ डेढ़ लाख, 2-2 लाख रुपए लोगों के बिल आ रहे हैं। फिर गैस के हवाले से भी कुछ लोग, कुछ मेंबर्स जो हैं कमेटी के, वो शिकायत कर रहे थे कि 5-5 मरले के लोगों के प्लॉट हैं, मकान हैं, लेकिन उनको तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपए बिल आ रहा है। तो लोग काफ़ी मुश्किल में हैं, और आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ये मुश्किल इस्लाहात तो आपको करना पड़ेंगी, और अल्टीमेटली उसका बोझ कंज्यूमर्स के ऊपर ही आएगा, और आने वाली हुकूमत जो है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो आईएमएफ से अगला प्रोग्राम लेने के लिए जो है वो उनकी शराइत पर अमल करे। चलें शकील साहब, वक्त हमारे पास रह गया थोड़ा, लेकिन मैं तमाम देखने वालों के लिए, अगर उनको भी याद है, तो हमने एक स्टोरी की थी कुछ रोज कबल, जिसमें हमने जिक्र किया था एक ओवरसीज फैमिली का, जिसके पाकिस्तानी बैंक में से बैठे बैठे 41 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। तो अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि इस स्टोरी में भी कोई अपडेट आई है, पता चला कि बैंक मैनेजर इन्वॉल्व था, तो ये क्या माजरा है पूरा? जी, बिल्कुल, ये निजी बैंक है। वहाँ पे उन्होंने 9 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स खोले हुए थे, जो कंप्लेनेंट्स थे, उसमें फीमेल खातून थीं, और इसके अलावा उनके बाकी कुछ लोग आए हुए थे, उनके रिलेटिव्स थे। उन्होंने कंप्लेंट की कि 410 मिलियन रुपीज़ उनके अकाउंट से निकाल लिए गए, और 2017 से ये सिलसिला जारी था। वो बैरून मुल्क खुद रहते हैं, और जो दुबई इस्लामिक बैंक है, उसके अंदर उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स थे, लेकिन बैंक मैनेजर थे, जिनका नाम था सैयद सलाहुद्दीन। उन्होंने जो है कुछ मिली-भगत करके पैसे निकाले, और आज एफआईए हुकाम ने कमेटी को ब्रीफ किया कि ये साबित हो चुका है कि बैंक मैनेजर, उनके साथ कुछ और लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने जाली यानी फ़ॉर्जरी के ज़रिए उन्होंने साइन किए जाली मुख्तलिफ जो चेक बुक्स हैं, और उनसे पैसे निकलवाए गए, और एक ट्रांज़ैक्शन के अंदर तो 1 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांज़ैक्शन की गई, पैसे निकलवा लिए गए। तो कंप्लेनेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने शिकायत की। एफआईए हुकाम ने कहा कि हमने इब्तदाई इंक्वायरी कर ली है, और ये साबित हो गया है कि बैंक का अमला, मैनेजर जो है मुतलका, वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, और अब हम एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बैंक की इंतज़ामिया वहाँ मौजूद थी, उन्होंने भी अपना वर्जन पेश जी। किया। उन्होंने कहा कि ये बेसिकली कोई बिज़नेस डील थी,
जो जिनके बैंक अकाउंट्स हैं इस बैंक के अंदर और जो मुतलका बैंक मैनेजर थे, इनका कोई आपस में बिज़नेस डील भी या कारोबारी तल्लक भी था, जिसकी मुतलका पार्टी ने तरदीद की क्योंकि 4 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं इस बैंक के पाकिस्तान के अंदर और उनके लिए काफ़ी जी। परेशानी का बायस था कि इस तरह का केस सामने आ गया। लेकिन उन्होंने इस बात का इतराफ़ ज़रूर किया बैंक इंतज़ामिया ने कि सैयद सलाहुद्दीन जो साबिक मैनेजर हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई थी, इंटरनल इंक्वायरी और उसमें ये साबित हुआ था कि वो इसमें मुलव्वस हैं। उन्होंने कुछ मशकूक ट्रांज़ैक्शंस की थी, उनसे कुछ रिकवरी भी की गई है। लेकिन अब जो मुतासरा पार्टी है, उनका ये ख़्याल है कि एफआईए पूरी इंक्वायरी करके उनको ये पूरी रकम दिलवाए। तो अब ये केस जो है वो एफआईए के पास है। एफआईए हुकाम ने आज कमेटी को भी यकीन दिलाया कि वो अगले इजलास में तकरीबन 1 हफ्ते के बाद होगा, उसमें कंप्लीट रिपोर्ट पेश करेंगे कि किस पार्टी का कसूर है, किसका नहीं है और किस तरह से ये पैसा जो है, जो कि बैंक अकाउंट में था, जो उनकी अमानत थी, वो बैंक मैनेजर ने बाकी अमले के साथ मिलकर किस तरह वहाँ से निकाला। तो ये बैंक की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान था। बेशक शकील साहब, अभी ये इट रेजेस अ लॉट ऑफ कंसर्न्स कि 2024 चल रहा है और अभी भी फोर्जरी करके, जाली सिग्नेचर्स करके बैंक से इतनी ज़्यादा बड़ी रकम जो है वो गायब की जा रही है। तो इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुवर्ड्स द बैंक एंड द सिक्योरिटी सिस्टम। तो एफआईए इस पे क्या स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है? देखिए, एफआईए के डायरेक्टर वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमने इब्तिदाई इंक्वायरी कर ली है और हम एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। उसमें कुछ लोग हैं, 3 उन्होंने कहा कि बैंक के ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब बाकी जो पार्टीज़ हैं, उनका भी मौक़िफ़ लिया जाएगा। उसके बाद एक कंप्लीट रिपोर्ट कंपाइल करके जो है वो कमेटी के अंदर पेश की जाएगी। फिर चीज़ सामने आएगी कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। लेकिन मुतलका जो मुतासरा पार्टी थी, उन्होंने कहा कि हमें हरासा किया जा रहा है बैंक की इंतज़ामिया की जानिब से, कुछ पुलिस की जानिब से भी तंग किया जा रहा है और ये मामला ऑलरेडी शायद सिंध के अंदर अदालत में भी है, सिंध हाई कोर्ट में भी ये है, समाअत इसकी हो रही है। तो कमेटी ने अपने तौर पे कहा कि हमें रिपोर्ट पेश की जाए, जिसका एफआईए ने कहा एश्योर किया कि हम आपको रिपोर्ट तहकीकात करके मज़ीद देंगे और देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में इस पे क्या सूरत-ए-हाल सामने आती है। चलें, थैंक यू सो मच शकील भाई अपना कीमती वक्त देने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस वाले केस से बाकी सारे बैंक्स और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स कोई लेसन लें और अपने अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को इम्प्रूव करें ताकि ऐसे बार बार केसेस देखने में ना आएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।